जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पंचवर्षीय योजना। क्योंकि पंचवर्षीय योजना से अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से मिल रहा है और इस हिसाब से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम आज इस वीडियो को लेकर आए हैं। दोस्त, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपसे हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। तो चलो दोस्त, स्टार्ट करते हैं। देर करते हुए पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। तो इसका राइट जवाब होगा विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी। याद रखेंगे, इनमें से सभी। अच्छा, अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं आप टेलीग्राम पे चैनल पे चले जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर ध्येय अकेडमी देवरिया सर्च करके वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हम हर क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो ज्यादा। डायरेक्टली क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप देखते चलिए। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है दोस्त? तो विकेंद्रित है, समाजवाद और पूंजीवाद भी है और निर्देशात्मक भी है। तो तीनों ही है और इसलिए इस सवाल का राइट जवाब विकल्प नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। देखिए, जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी ना, आर्थिक योजनाएं जो चली, उसी को तो पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से हम जानते हैं। तो इसलिए अब ये मत सोचिएगा कि सर पंचवर्षीय योजना इसमें कहीं नहीं लिखा है। अरे, इकोनॉमिक जो प्लानिंग हुई, आर्थिक योजनाएं बनी, उसी के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोग पढ़ते हैं और सब सवाल आगे मिलेंगे आपको। ठीक है, देखते चलिए धैर्यपूर्वक। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। तो भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य दोस्त, चारों ही विकल्प इसमें भी सही है। फिर कौन कौन से? आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार किसने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहला विचार दोस्त प्रस्तुत किया है एम विश्वेश्वरैया ने। किसने प्रस्तुत किया? योजना यानी आर्थिक योजनाएं भारत के अंदर लॉन्च की जाएंगी। इस तरीके से पंचवर्षीय योजनाएं आने वाले समय में भारत में होंगी, उनका कार्यकाल 5 साल होगा। इसका जो विचार है वो किसने प्रस्तुत किया? एम विश्वेश्वरैया। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य है, तो इसमें भारत में योजना के निर्माण के उद्देश्य है। भारतीय योजना नहीं है, भारत में योजना के निर्माण के उद्देश्य है। तो जो भारत में अगर योजना के निर्माण के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यह है आय और संपत्ति में असमानताओं की कमी और इसके साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि और इसके साथ अगर हम बात करें निर्धनता उन्मूलन, यानी तीनों ही चीजें हैं। तो विकल्प नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाने वाला है दोस्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? तो योजना की जो अवधारणा अगर हम बात करें तो ये भारत के अंदर सन 1950 के अंदर स्वीकार कर ली गई कि भारत में इस तरीके की पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी। और अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की बात करें तो वो 51 से शुरू भी हो गई है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इसकी अवधारणा जो है, अवधारणा कब आई? तो 1950 के अंदर। और इसका विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो भी हमने बताया, एम विश्वेश्वरैया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी है दोस्त योजना आयोग को, जिसका नाम बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना बनाने की जो जिम्मेदारी थी उसको वो किसके पास थी? तो वो थी योजना आयोग के पास। इसका अध्यक्ष जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था। 2015 के अंदर इसी योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। इस बात को भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचवर्षीय योजनाओं की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो इसका अनुमोदन करता है दोस्त राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, यहाँ पे दो गलती से लिखा है, राष्ट्रीय विकास परिषद है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा जो ड्राफ्ट देता था वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम प्रारूप कौन देता है? फिर वही क्वेश्चन दोस्त रिपीटेड है, वही है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका भी राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती हैं। कितनी बार ये कई क्वेश्चन पूछोगे तो फिर इस बार वही है राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं को जो प्रारूप देने का तैयार या अंतिम रूप देने की बात करें तो उसका राइट जवाब होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इसकी संस्था है, फिर वही बात, वही प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी सब कुछ करने का जिम्मेदारी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित किसके पास होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के पास होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए?
तो अब आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई 1 अप्रैल 1951 से। आर्थिक नियोजन यानी जो पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 1951 से, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो किस अर्थशास्त्री का नाम पूछा गया है? रोलिंग प्लान। क्योंकि भारत के अंदर भी रोलिंग प्लान आया 1978 से 1980 के बीच के जो टाइम अगर देखेंगे 2 साल मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उस समय भी भारत के अंदर भी रोलिंग प्लान आया। और रोलिंग प्लान इस तरीके से होता था कि मतलब हर साल योजना एक साल के अंतर्गत पे आएंगी, उसी को रोलिंग प्लान कहा गया। तो यह रोलिंग प्लान कर पूरे विश्व के अंदर। तो अगर देखा जाए तो विकासशील देशों के लिए इस प्रकार की योजना का अगर समर्थन अगर हम देखें तो सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसको किया था, आप नाम याद रखेंगे इन व्यक्ति का हमेशा और हमेशा, गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल का नाम हमेशा याद रखेंगे। इन्होंने ही रोलिंग प्लान को दिया है विकासशील देशों के लिए, यह जन्मदाता है इस चीज के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक नियोजन विषय किसका है? तो आर्थिक नियोजन विषय है दोस्त समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का विषय है, यानी समवर्ती सूची के अंदर वो विषय शामिल होते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें इस पे कानून बना सकती है। यह है आर्थिक नियोजन, जिसको हम पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। योजना आयोग द्वारा अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो याद रखिएगा 12। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? 12। और अगर पूछे कि किस सन के बाद से अभी तक कोई पंचवर्षीय योजना लॉन्च नहीं हुई है, तो वह है 2017। 2017 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया, क्योंकि उसी के हाथ में होता है। पहले योजना आयोग था, उसका नाम नीति आयोग बदल के किया 2015 में, फिर उसके आगे चल करके इन योजनाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। तो इसलिए टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 12 योजनाएं बनी है पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात कर रहे हैं। तो आगे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 66 से 71 के बीच में नहीं है। देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से शुरू हुई, 51 से अगर देखेंगे तो 51 से 56 तक जाएगी। दूसरी 56 से 61 है और तीसरी 61 से 66 है। और फिर बीच में योजना अवकाश आ जाता है 66 से 69 का, 3 साल का। और उसका भी सवाल इसके अंदर है, अभी हम आगे बताएंगे कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चाइना युद्ध हुआ, अकाल पड़ा, इसलिए 66 से 69 तक 3 साल का वो भारत पंचवर्षीय योजनाओं का पहला योजना अवकाश पड़ा था। तो यहाँ पे अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना देखेंगे, जैसे 51 से 56 पहली है, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66 है, यहाँ पे दिया 66 से 71, इसलिए यही गलत है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रोलिंग प्लान का निर्माण कब हुआ था और उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हमने इस सवाल को बता दिया है, मोरारजी देसाई की सरकार थी और वर्ष 1978 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। 1980 तक यह प्रभावी रहा था, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में योजना अवकाश कब पड़ गया था? तो अभी हमने बताया आपको कुछ ही देर पहले, 1966 में सूखे के पश्चात, 1966 के सूखे के पश्चात योजना अवकाश पड़ा था और 3 साल तक चला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले याद रखेंगे कृषि को प्राथमिकता दी गई है। किसी को प्राथमिकता दी गई? कृषि को। पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि भारत किसी तरीके से आजाद हुआ था, बहुत कुछ कमी थी, खाने पीने की समस्याएं थी, इसलिए सबसे पहले कृषि पर ध्यान दिया गया। और वैसे भी भारत कृषि प्रधान देश है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि में को प्रमुखता दी गई। इसके अंदर आगे अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? मॉडल अगर पूछेगा तो याद रखिएगा हमेशा और हमेशा हेराल्ड डोमर मॉडल। ये सवाल पेपर के अंदर कई बार आ चुका है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? नाम याद रखेंगे, हेराल्ड डोमर मॉडल। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद करके जाएंगे, परीक्षा के अंदर पूछ लिया गया ये प्रश्न। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुई, अर्थात उद्योगों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया? तो उद्योगों पे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बल दोस्त दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उद्योगों पे सबसे ज्यादा बल दिया गया। प्रथम पे कृषि में बल दिया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया। भारी उद्योग धंधे खोले गए। इसके अंदर आप देखेंगे 3 स्टील प्लांट खुले हैं, 3 लौह इस्पात संयंत्र खुले हैं, है ना, जर्मनी के सहयोग से। तो ये प्रश्न भी बना है, तो 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ही दौरान हुई है। ये प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेगा जरूर। आगे है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, पेपर के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? तो पीसी महालनोबिस ने, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र? बता चुके हैं दोस्त, बता चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बिल्कुल याद रखेंगे, दिमाग के अंदर छपना चाहिए सवाल।
आगे है तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्म पोषित विकास। देखिएगा, अगर हम एक अर्थ में कहें कि आत्म पोषित विकास क्या है, तो भारत के अंदर सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी जिसमें कृषि पर ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान दिया गया। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना जब बनाई गई तो उसमें यह कहा गया कि हम कृषि और उद्योग दोनों पर समान तरीके से विकास करेंगे, और जब दोनों पर समान तरीके से हम ध्यान देंगे तो आत्म पोषित विकास का मतलब सर्वसाधारण का विकास, सबका विकास हो पाएगा। तो यही है आत्म पोषित विकास। यानी कि आप दूसरे अर्थ में यह भी कह सकते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के साथ साथ कृषि दोनों ही चीजों पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र पर दिया गया था। अब सर्वाधिक बल किस क्षेत्र पर दिया गया था दोस्त, याद रखिएगा कृषि पर। अभी हमने बताया अभी हमने आपको बताया कि दोनों ही चीजों को एक साथ लिया गया, कृषि को भी और उद्योग को भी, लेकिन सबसे ज्यादा कृषि पर ही ध्यान दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर सब नीचे लिखे गए हैं, आप इसको ध्यान देखते रहिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह नीति बनाई जो हरित क्रांति को जन्म देती है, तो वह है दोस्त तृतीय पंचवर्षीय योजना। आप जानते हैं कि हरित क्रांति भारत के अंदर 1966 में आ जाती है। 1966 के अंदर भारत के अंदर हरित क्रांति आ जाती है, और इसलिए अगर हम बात करें तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह नीति बनाई जो हरित क्रांति को जन्म दिया, तृतीय पंचवर्षीय योजना। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं दोस्त, पता है, MS स्वामीनाथन का नाम याद रखेंगे, MS स्वामीनाथन का नाम याद रखेंगे। और उसके अंदर अगर हम बात करें कि हरित क्रांति का प्रभाव क्या दिखा था, तो गेहूं के उत्पादन में दोस्त ऐतिहासिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे अधिक असफल योजना कौन सी थी। तो सबसे अधिक असफल योजना अगर हम बात करें तो थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना बिल्कुल बेकार साबित हो गई। इसका वजह था कि भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चाइना युद्ध, दोनों युद्ध इसी समय लड़ लिए गए। इस वजह से यह सबसे अधिक असफल योजना थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल होने का कारण क्या था। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आप देखेंगे तो 66 से 69 के बाद से 74 से शुरू होती है। 66 से 69 योजना अवकाश है, 66 से 69 योजना अवकाश है, और अगला है जो है 69 से 74 है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें असफल रहने का कारण क्या था। तो इसके असफल रहने का कारण था दोस्त बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून और बिगड़ती कीमत स्थिति। बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, क्योंकि देखिएगा ये चला है आपका 69 से 74 तक, 71 के अंदर बांग्लादेश भी आजाद हो चुका है, तो वहां से बहुत भारी मात्रा में वहां से शरणार्थी भी इंडिया के अंदर आए। खराब मानसून और बिगड़ती कीमत स्थिति, ये तीनों ही चीजें थी। विकल्प नंबर सी याद रखेंगे, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल होने का ये मुख्य कारण था। याद रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, अर्थात यह किस पे आधारित है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अगर हम बात करें तो ये गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, गाडगिल योजना। तो ये गाडगिल योजना पे आधारित है, इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, देखिए दोस्त, इसी समय गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था कि पूर्ण रूप से हम गरीबी हटा देंगे। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका गरीबी उन्मूलन, और गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता भी था। आर्थिक आत्मनिर्भरता, इसलिए हम कह सकते हैं विकल्प नंबर सी बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। गरीबी उन्मूलन और इसके साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता। और अगर यह पूछा जाए कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा, देखिए अब आ ही गया, अब क्या बताना, अभी बता ही रहे थे हम। और सवाल आपसे पूछ लिया किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, उसमें भारत के प्रधानमंत्री, तो उसमें देखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नाम याद रखेंगे, बता चुके हैं, क्वेश्चन को बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पूर्व समाप्त हो गई, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना दो समय से पूर्व समाप्त हुई, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना दो समय से पूर्व समाप्त हो चुकी है, क्योंकि यह चली केवल 74 से 78 तक, 1974 से 1978 तक, क्योंकि 1978 में एक नई सरकार भारत के अंदर बनती है मोरारजी देसाई की, और उसी समय पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके और रोलिंग प्लान लागू किया जाता है 1978 से 1980 तक, वो भी 2 साल तक चला। फिर 80 के बाद से आगे आप देखेंगे तो पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हो गई हैं। तो यह एक योजना थी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना, यह समय से पहले समाप्त हुई, केवल 4 साल चली। वर्ष 1974 से अगर हम बात करें
तो ये 78 तक ही चली थी, 74 से 78 तक याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, याद रखेंगे। पहली बात कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और 12 जुलाई 1982 की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 और 78 से 80 रोलिंग प्लान चला, और 80 से बाद से जो चलेगा वो क्या चलेगा, छठवीं चलेगा। तो ये छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगा, क्योंकि भाई 80 के बाद से ही 82 आता है, और 80 से 85 के बीच का कार्यकाल था छठवीं पंचवर्षीय योजना का। तो इसलिए याद रखेंगे विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर एच 12 जुलाई 1982 छठी पंचवर्षीय योजना। अगले प्रश्न में चलते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें दे दिया गया आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। आर्थिक विकास था, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। क्योंकि इस समय छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अगर हम बात करें तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, तो उन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल चीजों में बहुत ध्यान दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें 3-4 चीजों पर ध्यान दिया गया, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, कैसे मॉडर्नाइजेशन किया जाए, आत्मनिर्भरता, और उसके साथ साथ सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय पे भी ध्यान दिया गया। विकल्प नंबर सी बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। अगर पूछे कि छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो राजीव गांधी जी थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये मॉडल है इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल कितना हमने लगाया और क्या पाया, इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित है ये। इनपुट आउटपुट याद रखेंगे, ये सवाल भी पेपर के अंदर कई बार आ चुका है कि इनपुट आउटपुट मॉडल पे आधारित निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो छठी पंचवर्षीय योजना इनपुट आउटपुट मॉडल पे आधारित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता। खाद्य अनाज उत्पादन है ना, खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता, ये इसका दोस्त मुख्य उद्देश्य था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर कई बार प्रश्न बन चुका है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम, तो वो है JRY जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। एक बहुत महत्वपूर्ण रोजगार योजना आई जिसका नाम है जवाहर रोजगार योजना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो रामकृष्ण हेगड़े। रामकृष्ण हेगड़े को सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। जितने भी सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन का टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि अब जीडी का एग्जाम रेगुलरली चल रहा है। तो मैं चाहता हूं आने वाले शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम हो इसको पढ़ के जाए, पेपर के अंदर डायरेक्ट छाप के आए, गोली मार के आ जाए एकदम क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। अगले क्वेश्चन पे, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत का प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी का नाम याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समग्र आर्थिक विकास और मानव विकास। समग्र आर्थिक विकास, आर्थिक रूप से भी हम समृद्ध हों और मानवीय सम्मानों को एक संसाधन बना करके उससे भी बहुत अच्छे लेवल पे काम किया जाए। तो समग्र आर्थिक विकास और मानव विकास, इन दोनों ही चीजें आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। यह प्रश्न भी दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर कई बार पूछ लिया गया है। मिलर मॉडल याद रखेंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो मिलर मॉडल पर आधारित थी, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही, अपने लक्ष्य से अधिक रही दोस्त आठवीं पंचवर्षीय योजना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, आठवीं पंचवर्षीय योजना सवाल बहुत बार बन चुका है और ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कह सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही, तो वह आठवीं पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया कौन थी, 4 सरकारें गई हैं, इसलिए हमने कहा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे, इस प्रश्न का भी राइट जवाब होगा विकल्प नंबर डी। 4 सरकारें चली गई दोस्त, 4 सरकारें चली गई, एक सरकार में 4 सरकारें गई आई, तो ये थी कौन सी, आठवीं पंचवर्षीय योजना। कहां गया क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर अभी हम थे 42। हाँ, जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया, तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर क्या होगा, डी होगा, विकल्प नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई है दोस्त? तो दी गई है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। याद रखेंगे, छापते हुए चलिए, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। पुनः याद रखें, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, यह किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समावेशी तथा समान विकास। समावेशी तथा समान विकास। रटते चलिए दोस्त, 2 क्वेश्चन की बात है, यानी 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं इसी वीडियो से। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो यह भी वही था, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। याद रखिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना दोनों का उद्देश्य लगभग एक ही था, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। यहां पे देखिए फिर वही क्वेश्चन आया, 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसको हम बता चुके हैं, इसका उद्देश्य था तीव्र और अधिक समावेशी धारणीय विकास। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अनिवार्य कर दिया गया? तो दोस्त अगर हम बात करें तो यह योजना थी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सा वर्ष था, तो याद रखिएगा वर्ष 2009। वर्ष 2009 के अंदर 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को गवर्नमेंट द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई? परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, और यह भी आई 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम है? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। उद्देश्य था जनसंख्या को कंट्रोल करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसको आप एमएनपी कहते हैं, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट हुआ। किसके दौरान हुआ? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट हुआ। अब ये आखिरी क्वेश्चन आज के वीडियो का, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो याद रखेंगे विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए, इंदिरा गांधी की सरकार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना का नाम है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट जो 50 प्रश्न थे पंचवर्षीय योजनाओं के, वो बिल्कुल आपके दिमाग में छप गए होंगे। डिटेल डिस्कशन कभी हम बाद में कर लेंगे दोस्त। अभी आपको सिलेक्शन लेने की बारी है, वर्दी पहनने की बारी है। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो के अंदर जो हमने बताया है, जो भी डिस्कशन किया है, उसको ध्यान से 2 बार 3 बार पलट कर देख लीजिए। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर के वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है, बस इस चीज से मतलब हो। तो जरूर इस वीडियो को आप देखेंगे 1 से 2 बार, ताकि आपको एग्जाम के अंदर ये चीजें याद आ जाए और कम से कम 2 प्रश्न आप निश्चित रूप से सही करके आ जाए। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ लाइक का बटन और बेल आइकन का भी बटन दबा लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।